तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हिस्ट्री का ये 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, गुप्तकाल। बच्चों, हिस्ट्री हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम गुप्तकाल चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जैसे कि दिल्ली में स्थित महरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। क्या कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ? यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। गुप्त वंश। गुप्ता वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। प्रथम शासक कौन है? श्रीगुप्त। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। जो सबसे शक्तिशाली थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब पढ़ेंगे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बाद कौन? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र कौन आया? समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? नेपोलियन भी बोला जाता है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। जब समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित करके उनको अपने राज्य में मिला लिया और जब दक्षिणापथ के बाहर राज्य को जीतने के बाद उनसे उपहार मतलब कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। फिर समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। किसको हराया? शकों को हराया। शक विजय के उपलब्ध में उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने? उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर आता है कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया। हूण मध्य एशिया की क्रूर व बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया।
स्कंदगुप्त के समय में ही सुदर्शन झील जीर्णोद्धार कराया गया था। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हुडों के प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6वीं शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। फिर देखेंगे प्रशासन। उस समय प्रशासन गुप्त काल के में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्य को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को ऊपरी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से ही चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपजवा 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। फिर आता है धर्म। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। उस समय जो गुप्त शासक का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां देखेंगे, क्या क्या उपलब्धियां थी। पहला है संगीत। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं। दूसरा है कला। स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से स्थापित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनवाए जाते थे, जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हैं। दशावतार मंदिर ये देवगढ़ झांसी में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया है। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ में थे। फिर देखेंगे साहित्य। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम हैं। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। अब देखेंगे विज्ञान। इस समय की विज्ञान क्या था, किस प्रकार का था। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में भी भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। महरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। वराहमिहिर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। कौन थे? वराहमिहिर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के जो द्वितीय 9 रत्न में से एक थे। वराहमिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। फिर फाहान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी।
जो विदेशी यात्री आया था फाहान, विदेशी यात्री फाहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्र पूर्वक व्यवसाय कर रहे थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की संकुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी के नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। और फाहान ने क्या बताया? फाहान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगरों में अनेक संस्थाएं थीं जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। अब इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। जैसे कि इसमें आपको मिलान करना है। तो इसमें जैसे कालिदास ने क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम। शूद्रक ने क्या लिखा है? मृच्छ कटिकम। आर्यभट्ट ने पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और विशाखदत्त जैसे कि वराहमिहिर ने क्या बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था। और विशाखदत्त मुद्रा राक्षस हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसकी जो फिल इन द ब्लैंक है इसको पूरा करेंगे। जैसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त हो गया। और स्कंदगुप्त ने कौन सी झील का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था सुदर्शन ने। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था स्कंदगुप्त ने। अब गुप्त वंश संवत का प्रारंभ 319 से 320 ईस्वी से होता है। और गुप्त वंश के पहले शासक थे श्रीगुप्त थे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।